Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep, your tutor for the Class 11 series. Continuing with the lecture series of solving MCQs and sums of Class 11 Physics, today we'll be covering the second part of textbook unsolved sums of Chapter 4 Laws of Motion. We have already covered first part of sum solving. Please check it out if not done it yet by clicking on the top right eye icon. So let us start with the first sum. 10 identical masses of mass m each are connected one below the other with 10 strings. यानी ये पहला स्ट्रिंग है, उसके नीचे फर्स्ट मास है m, सेकेंड स्ट्रिंग के नीचे यू गॉट अनदर मास m, थर्ड स्ट्रिंग के नीचे यू गॉट अनदर मास m. ऐसे कर करके देर आर दिस 10 स्ट्रिंग और हर एक के नीचे एक मास है. 10th वाले स्ट्रिंग के नीचे भी एक ब्लॉक है ऑफ मास m. Holding the topmost string, the system is accelerated upward. यानी ये पूरा सेटअप को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, यहाँ पे पकड़ के ऊपर वाला स्ट्रिंग पकड़ के with acceleration g/2. So ये पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है with acceleration g/2. What is the tension in the sixth string from the top? अभी ये पहला स्ट्रिंग है, उसके नीचे 10 मासेस है. दूसरा स्ट्रिंग है, उसके नीचे 9 मासेस है. ये तीसरा स्ट्रिंग है, इसके नीचे 8 मासेस है. तो वैसे ही जब हम 6th वाला स्ट्रिंग बनाएंगे तो उसके नीचे टोटल आपको 5 ब्लॉक्स मिलेंगे ऑफ मास m ईच. अब इन लोग को जानना है कि यहाँ पे कितना टेंशन है, बाकी सब छोड़ दो. तो अगर ये पूरा सेटअप ऊपर जा रहा है विथ एक्सेलरेशन g/2, तो ये वाला सेटअप भी एक्सेलरेशन g/2 से ऊपर जाएगा. अब इसको हम लोग कुछ इस तरह से बना सकते हैं. ये ऊपर की तरफ टेंशन 6th वाले स्ट्रिंग में एंड नीचे उसका जो मासेस है उसको हम लोग कंबाइंड करके लिख देते. टोटल 5 ब्लॉक्स है तो टोटल मास हो जाएगा 5m. एंड इसके वजह से नीचे की तरफ जो वेट एक्ट करने वाला है दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल M इंटू जी. कैपिटल M मतलब यहाँ पे टोटल मास हो जाएगा, सो इट विल बी 5m इंटू जी. एंड पूरे सिस्टम को अपवर्ड पुल करके लेके जा रहे हैं विथ एक्सेलरेशन g/2. So there is a net upward force. There is a net upward force. वो कितना upward force है? तो that is given by T6 minus M into G. और जो net upward force होएगा ये पूरे बॉडी पे एक्ट कर रहा है 5m वाले, जिसको हम लोग कैपिटल M लिख रहे हैं. So the force will be given by mass into acceleration at which वो ऊपर जा रहा है. The acceleration is g/2. T6 हमें फाइंड करना है और ये m इंटू जी है ये. सो फ्रॉम दिस वी कैन से T6 इज इक्वल टू, ये कैपिटल M की जगह पे वी कैन राइट 5m g/2 प्लस ये माइनस mg उस बाजू लेके जाओगे तो 5m g हो जाएगा. अब ये 5/2 मतलब ये हो जाएगा 2.5 और ये 5. यानी जो 6th वाला स्ट्रिंग है उसके अंदर जो टेंशन है दैट इज 7.5 m इंटू जी. आई होप आप लोग को ये समझ में आया. नेट फोर्स ऊपर की तरफ है, इसके लिए ऊपर वाला माइनस नीचे वाला हम लोग ने लिया हुआ है ना. पूरा ब्लॉक ऊपर जा रहा है मतलब अपवर्ड फोर्स ग्रेटर है, तो बड़ा वाला फोर्स माइनस छोटा वाला फोर्स लिया है. अगर ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा होता देन वी वुड हैव टेकन mg minus T6 as the net force. Let us check out the next sum. Two galaxies of masses 9 billion solar mass and 4 billion solar mass are 5 million light years apart. If the sun has to cross the line joining them without being attracted by either of them, through what point it should pass? अगर मैं यहाँ पे assume करूँ ये एक गैलेक्सी है, ये एक दूसरा गैलेक्सी है और बीच में कहीं से सन को पास होना है and this is the line joining them. अब ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे उन लोग का फोर्स नहीं रहने वाला है. All we have to do is we have to find a point somewhere between these two जहाँ पे force of attraction because of this galaxy will be force of attraction due to the second galaxy, ताकि वो दोनों का force sun के ऊपर क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए. Now let us say ये दोनों galaxies के बीच में जो distance है that is r और वो हम लोग को दिया हुआ है 5 million light years यानी 5 into 10⁶ light years. एंड लेट अस से कि ये जो पहला वाला गैलेक्सी का मास है m1 और दूसरे वाले गैलेक्सी का मास है m2. सो m1 से
ये वाला जो पॉइंट है इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x, तो यहां से जो डिस्टेंस हो गया दैट इज r माइनस x m2 से. नाउ वी आर सेइंग कि फोर्स बिकॉज ऑफ द फर्स्ट मास शुड बी इक्वल टू फोर्स बिकॉज ऑफ सेकेंड मास. दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो न्यूट्रलाइज कर देगा. सो द सन विल नॉट बी अट्रैक्टेड बाय आइदर ऑफ देम. फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस का स्क्वायर. तो यहाँ पे पहले वाले के लिए क्या आ जाएगा, g इंटू पहले गैलेक्सी का मास इंटू द मास ऑफ सन डिवाइडेड बाय दोनों के बीच में डिस्टेंस है x स्क्वायर. दिस शुड बी इक्वल टू g सेकेंड वाले गैलेक्सी का मास ऑफ द सन डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r माइनस x, तो उसका स्क्वायर ले लेते. दोनों बाजू से g कैंसिल हो जाएगा, मास ऑफ सन भी कैंसिल हो जाएगा. नाउ पहले वाले का जो मास दिया हुआ है दैट इज 9 बिलियन, यानी 9 इंटू 10⁹ सोलार मास, तो इंटू मास ऑफ द सन डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू सेकेंड वाले का मास दिया हुआ है 4 इंटू 10⁹ सोलार मास, यानी यहाँ पे भी मास ऑफ सन आ जाएगा डिवाइडेड बाय r माइनस x द होल स्क्वायर. वंस अगेन मासेस दोनों साइड से कैंसिल कर लेंगे, 10⁹ भी कैंसिल कर लेंगे और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते. सो वी आर लेफ्ट विथ r माइनस x स्क्वायर इंटू 9. दिस इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर. स्क्वायर रूट लेने के बाद विल बी हैविंग 3 इंटू r माइनस x. दिस इज इक्वल टू 2x. सो ये हो जाएगा 3r माइनस 3x. दिस इज इक्वल टू 2x. और we can say 5x is equal to 3r, or you can say x is equal to 3/5r. अब r की वैल्यू हमें दिया हुआ है which is 5 million, so 5 into 10⁶, ये कैंसिल हो जाएगा. so we are left with 3 into 10⁶ light years. so पहले वाले गैलेक्सी से it has to pass through a distance which is 3 into 10⁶ light years. hope you all understood this. next हम देख लेते हैं. While decreasing linearly from 5 Newton to 3 Newton, a force displaces an object from 3 meter to 5 meter. Calculate the work done by this force during this displacement. तो इसको ग्राफिकली ड्रॉ कर देते. पहला हॉरिजॉन्टल एक्सिस बता रहा है डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल एक्सिस बता रहा है फोर्स, एंड ये डिक्रीज हुआ है. सो व्हेन फोर्स वेंट डाउन फ्रॉम 5 to 3, the displacement was from 3 meter to 5 meter. So all we are concerned about is ये वाला एरिया, ये वाले पार्ट के नीचे का जो भी एरिया है, this will give us the work done in this case. ये वन मेथड है फाइंड करने का. Now what we can see is कि ये एक ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है और उसके नीचे यहाँ पे एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है. So यहाँ पे वर्क डन विल बी the area of the triangle which is half into, यहाँ पे बेस अगर आप देखोगे 3 to 5 मीन्स 2 हो जाएगा, और ये हाइट भी 3 to 5 मतलब 2 ही हो जाएगा. सो ये कैंसिल होके 2 बचा, प्लस ये रेक्टेंगल का एरिया क्या है वो निकाल लेते. सो यहाँ पे बेस तो 2 ही है और हाइट अगर आप देखोगे तो वो कितना है 3 है. सो 2 into 3. सो फाइनली वर्क डन इज 2 plus 2 into 3 is 6, यानी 8 joules. होप यू अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट हम देख लेते हैं. Variation of force in a certain region is given by F is equal to 6x square minus 4x minus 8. It displaces an object from x equal to 1 to x equal to 2 in this region. Calculate the amount of work done. अब यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है तो वर्क डन का हम दूसरा फॉर्मूला यूज कर लेंगे which is of integration. So यहाँ पे फोर्स का इक्वेशन लिख देते हैं. फोर्स is given as 6x square minus 4x minus 8. और इसका हमें इंटीग्रल लेना है और लास्ट में x का लिमिट पुट करना है 1 से 2. अब ये इंटीग्रल के लिए ये वाला फॉर्मूला याद रखो. x raised to n dx का इंटीग्रल आता है x raised to n plus 1 upon n plus 1. सो यहाँ पे जब हम x स्क्वायर का इंटीग्रल लेंगे तो ये हो जाएगा x raised to 2 plus 1 which is 3 divided by 2 plus 1 which is 3 minus 4, वो कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा. अब x का इंटीग्रल लोगे तो x रेस टू 1 है वो, तो x रेस टू 1 plus 1 हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 8. अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है 8 के साथ में, मतलब हम उसको x रेस टू 0 लिख सकते हैं. x रेस टू 0 क्या होता है 1, राइट.
अब ये सेम फॉर्मूला जो यहाँ पे वो लगा दो, सो ये क्या आ जाएगा x raised to 0 plus 1 which is 1 divided by 1, और यहाँ पे अब हमें पुट करना है लिमिट्स, अपर लिमिट्स एंड लोअर लिमिट्स। नाउ बिफोर गोइंग अहेड विद द लिमिट, ये कैंसिल हो रहा है, 2 2s are 4 आ जाएगा और ये 3 2s are 6। नाउ लेट अस पुट द लिमिट्स, पहले अपर लिमिट पुट कर देंगे हर जगह पे। सो वी गॉट 2 times 2 raised to 3 minus 2 times 2 raised to 2, x की जगह पे हम लोग 2 पुट कर रहे हैं एंड 8 into 2, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस हर जगह x की जगह पे 1 पुट करेंगे जो कि लोअर लिमिट है। सो 2 times 1 raised to 3 माइनस 2 times 1 का स्क्वायर माइनस 8 into 1, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब इज 8 into 2 is 16 माइनस ये 2 का स्क्वायर इज 4 4 2s is 8 माइनस ये वंस अगेन 8 2s is 16। अब ये प्लस 16 माइनस 16 यही कैंसिल हो गया, माइनस ये आपको मिल गया 2, ये भी मिल गया 2, सो दिस इज 2 minus 2 minus 8, यहाँ से भी you got 2 and 2 cancelled out, so lastly we are left with minus 8 from this, और यहाँ पे minus of minus 8 will be plus 8, so total work done over here is 0। hope आप लोग को इंटीग्रेशन भी समझ में आया। let us check out the next sum। a ball of mass 100 gram is dropped on the ground from 5 meter, bounces repeatedly, during each bounce 64% of the potential energy is converted into kinetic energy, calculate the following। सबसे पहला we have to find out coefficient of restitution। अब coefficient of restitution का क्या फॉर्मूला, it is minus of velocity of separation upon velocity of approach। अब यहाँ पे जब बॉल ग्राउंड को हिट कर रहा है तो खाली बॉल मूव हो रहा है, ग्राउंड तो मूव नहीं हो रहा है, so we can write this as minus v upon u, where v is the velocity after hitting the ground and u is the velocity of the ball before hitting the ground। now if you take square of this, ये आ जाएगा e square is equal to v square by u square, और you can say v square is equal to e square u square। अच्छा, दोनों जगह पे हाफ इंटू m से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, so we got half m v square equal to e square half m u square। अच्छा, ये फॉर्मूला हो गया काइनेटिक एनर्जी का। v is velocity after bouncing, so ये हो गया बेसिकली काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और ये हो गया काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दिस इज इक्वल टू e स्क्वायर। अच्छा, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आफ्टर एवरी बाउंस अगर बॉल यहाँ से ड्रॉप हुआ फ्रॉम हाइट h, बिफोर टचिंग द ग्राउंड, इसका सारा का सारा जो पोटेंशियल एनर्जी था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में, एंड आफ्टर बाउंसिंग इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी बचता है वो खाली क्या होता है, 64%। यानी काइनेटिक एनर्जी जो फाइनली बचता है दैट इज ओनली 64% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट कि ये आ जाएगा 64/100, और या आप इसको 0.64 भी लिख सकते हैं। सो फ्रॉम दिस वी गॉट E is equal to 0.8, ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। Now they are saying कि speed with which the ball comes up from the ground after third bounce। अभी ये पहली बार हिट करके ऊपर गया कुछ हाइट पे, वापस नीचे आके हिट करके ऊपर गया, ये 2 हिट्स हुए। तीसरी बार हिट करेगा और जब रिटर्न जाएगा तो उसकी क्या वेलोसिटी होगी वो हमें फाइंड करना है। We know that v is equal to minus EU from here, so after first bounce जो हमें वेलोसिटी मिला that is minus E into u, after second bounce जो velocity v2 रहेगी that will be minus e of the initial velocity v1। अब ये वाला पार्ट आपको समझना पड़ेगा। ये फर्स्ट टाइम जब आके इधर हिट किया तो इनिशियली उसके पास थी velocity u just before hitting, and after hitting उसके पास जो velocity थी that was v1 जिससे वो ऊपर गया। अब ये हाइट से जब वो वापस से रिटर्न आएगा तो हिट करते वक्त ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट हो गई थी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में, और वापस से ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगी सेम काइनेटिक एनर्जी में। सो यहाँ पे भी जो उसके पास वेलोसिटी रहेगी वो v1 ही रहने वाली है जस्ट बिफोर हिटिंग, एंड आफ्टर हिटिंग ये बॉल वापस से ऊपर जाएगा। दिस टाइम उसके पास जो वेलोसिटी रहेगी वो और कम हो जाएगी और उसको हम लोग लिखते हैं v2। नाउ व्हेन दिस बॉल गोज अप इट कम्स डाउन once again
एंड यहाँ पे वापस जब पहुंचता है तो जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड उसकी वेलोसिटी रहती है v2. सो आफ्टर थर्ड बाउंस जो वेलोसिटी v3 है दैट विल बी e टाइम्स वेलोसिटी v2. अब ये v2 तो हमें मिला था माइनस e टाइम्स v1, तो ये हो जाएगा e स्क्वायर, और v1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं माइनस e टाइम्स u, यही सब इक्वेशन से. सो यहाँ पे वी गॉट velocity after third bounce equal to minus e cube into u which is equal to minus e cube root of 2gh. अब आप बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी 2gh कैसे आया? सो यहाँ पे ऊपर जो भी पोटेंशियल एनर्जी था पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में. ठीक है, सो इसको हम लोग इक्वेट करके फाइंड कर सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू. सो ऊपर थी पोटेंशियल एनर्जी mgh, दिस इज इक्वल टू नीचे काइनेटिक एनर्जी हाफ m u स्क्वायर. तो यहाँ पे m और m कैंसिल हो जाएगा. सो वी गॉट u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, और यू कैन से u इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh. तो यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड कर लेते, माइनस ये आ जाएगा 0.8 का क्यूब अंडर रूट 2 इंटू जी का वैल्यू लेंगे 10, और हाइट इन लोग ने दिया हुआ है 5, तो ये 5 2 10, 10 इंटू 10 हो जाएगा 100, 100 का रूट लोगे तो आ जाएगा 10. 8 का क्यूब हमें पता होता है 512, तो फाइनली हमें वेलोसिटी मिल जाएगा v3 इक्वल टू माइनस 5.12 मीटर पर सेकेंड. ये माइनस साइन इज टेलिंग यू कि v3 इज डायरेक्टेड अपवर्ड against the gravitational force. Next they have asked impulse given by the ball to the ground during this bounce. This bounce मतलब थर्ड वाला bounce में. So कितना impulse दिया? So impulse is nothing but change in momentum कितना हुआ. So final momentum was mv3, initial momentum was mv2. यहाँ पे v3 हमें आया माइनस e क्यूब इंटू u, v2 हमें आया था यहाँ पे माइनस e v1, और v1 के जगह पे अगर मैं माइनस e u लिख दूँ तो ये हो जाएगा e स्क्वायर u. नाउ फ्रॉम दिस वी कैन टेक e स्क्वायर कॉमन, इवन माइनस साइन कॉमन एंड u कॉमन. तो यहाँ पे एक e बच जाएगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो +1 हो जाएगा. लेट अस पुट ऑल दी वैल्यूज. माइनस m इज 100 ग्राम विच इज 0.1 kg, e का वैल्यू है 0.8, उसका स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी u विच इज रूट ऑफ 2gh, हमने यहाँ पे फाइंड भी किया रूट ऑफ 2gh जो कितना आया था हमें 10, और अंदर है 0.8 + 1 वो हो जाएगा 1.8. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस ये आपको इम्पल्स आ जाएगा फाइनली माइनस 1.152 न्यूटन सेकेंड. Next they have asked what is the average force exerted by the ground if this impact lasted for 250 millisecond. So average force is nothing but impulse per unit time. Impulse हमें आया माइनस 1.152 डिवाइडेड बाय टाइम, यहाँ पे है 250 मिलीसेकेंड विच इज 250 इंटू 10⁻⁻³ so you get the forces minus 4.608 न्यूटन. एंड लास्टली उन लोग ने क्या पूछा हुआ है, एवरेज प्रेशर exerted by the ball on the ground during the impact if the contact area of the ball is 0.5 centimeter square. So pressure is nothing but force upon area. force हमें आया 4.608 divided by एरिया इज गिवन एज 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में करोगे तो 10⁻⁻⁴ आ जाएगा. अब ये 0.5 इज नथिंग बट 1/2. ठीक है, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड वी विल गेट द फाइनल आंसर एज 9.216 इंटू 10⁻⁴ पास्कल, या फिर आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो. लेट अस चेक आउट द नेक्स्ट सम. अ स्प्रिंग बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट. On freely falling for 10 seconds, it explodes into 2 fragments. The lighter fragments continues to travel downwards with a speed of 60 meters per second. Calculate the kinetic energy supplied during the explosion. Total mass था 0.5 kg. So m1 plus m2 हो जाएगा 0.5 kg. दूसरा उन लोग ने रिलेशन दिया है कि m1 upon m2 ये है 1/2. यानी मैं बोल सकता हूँ m2 is 2 times m1. सो अगर मैं ये वाला रिलेशन यहाँ पे पुट करूँ, सो व्हाट आई हैव इज m1 plus
2m1 this is 0.5 और I can say 3m1 is 0.5 या मैं इसको हाफ लिख सकता हूँ. So from this I get m1 is 1/6 kg और ये m1 का वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करोगे या आप इसमें भी पुट कर सकते हो, then in that case you will get m2 is equal to 2 times m1 यानी वो हो जाएगा 1/3 kg. So यहाँ पे दोनों इंडिविजुअल मासेस हमने निकाल लिए. Now initially when they started dropping उनका कोई velocity नहीं था. Final velocity कितना था वो हम लोग निकाल लेते. They were falling down, so they were falling with acceleration equal to g और time for which they were falling was 10 seconds. So ये जो final velocity उन लोग के पास था that was u plus at. इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, एक्सेलरेशन था 9.8 बट यहाँ पे हम लोग 10 लेंगे into 10. सो इनिशियल वेलोसिटी बिफोर एक्सप्लोडिंग कितना था 100 मीटर पर सेकेंड. बिफोर एक्सप्लोजन दोनों बॉडी का जो वेलोसिटी था इनिशियल वेलोसिटी वो हमें मिल गया 100 मीटर पर सेकेंड. ये नोटेशंस हम लोग यूज करेंगे इनिशियल वेलोसिटी बिफोर एक्सप्लोजन का. आफ्टर एक्सप्लोजन इन लोग ने क्या बोला कि जो लाइटर फ्रेगमेंट है, अब m1 इसमें से क्या है लाइटर है, ठीक है, तो m1 was falling down after explosion with a speed of 60 मीटर पर सेकेंड और हमें यहाँ पे v2 नहीं पता, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे v2 निकाल सकते हैं. तो v2 कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि इनिशियली जितना मोमेंटम रहेगा फाइनली भी उतना मोमेंटम रहेगा. सो बिफोर ब्रेकिंग द कंबाइंड मास वाज 0.5 एंड दे वर कमिंग डाउन विथ वेलोसिटी v which was 100 मीटर पर सेकेंड या u इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे. दिस इज इक्वल टू फाइनली मास आफ्टर एक्सप्लोजन m1 was going with velocity v1, m2 was going with velocity v2. so यहाँ पे आ गया ये 0.5 kg into initial velocity is 100, m1 हमें मिला है 1/6 and it was going with a speed of 60 मीटर पर सेकेंड. m2 हमें आया 1/3 और ये v2 हमें फाइंड करना है. सो ये हो गया 6 10 60. सो ये हमें आया 10 plus 1/3 v2 दिस इज इक्वल टू 0.5 into 100 आ जाएगा 50. सो ये 10 जब हम इस बाजू भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 v2 is 40 और यू कैन से कि v2 is 40 into 3 which is 120 मीटर पर सेकेंड, यानी सेकेंड वाला मास डबल वेलोसिटी से जा रहा था. अब काइनेटिक एनर्जी कितना सप्लाई हुआ ड्यूरिंग एक्सप्लोजन, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेते हैं. यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल दोनों बॉडी का माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल दोनों बॉडी का. सो फाइनली वी गॉट हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर माइनस इनिशियली तो दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे थे तो हम लोग कंबाइन करके भी लिख सकते विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 100. सो ये आ जाएगा 1/2 1/6 इनिशियल वेलोसिटी 60 उसका स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 1/3 इंटू v2 इज 120 उसका स्क्वायर माइनस 1/2 m1 प्लस m2 इज 0.5 विच इज अगेन 1/2 इंटू ये वेलोसिटी का स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाएगा 100 का स्क्वायर. नाउ व्हेन यू विल सॉल्व दिस ये 60 का स्क्वायर आ जाएगा 3600 divided by 6 2s are 12 will give you 300 प्लस ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 2 0 डिवाइड बाय 6 करोगे तो ये आपको आ जाएगा 2400 माइनस ये 10,000 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा 2500. So the change in kinetic energy over here is 2700 minus 2500 which is 200 joules over here. Hope you all understood this. Thank you for your time. If you are finding this lecture series useful, then show us your appreciation by clicking on the like button and don't forget to share it with your friends and classmates. Stay connected by subscribing to Physics HQ for upcoming classes and join our Telegram group for all latest development and real-time updates from Physics HQ. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.